जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। बढ़िया एकदम। तो आज भाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 फॉर क्लास 10 साइंस का, ह्यूमन आई एंड कलर वर्ल्ड। तो ध्यान से देखो यार, तो ह्यूमन आई है ना, ह्यूमन की आई के बारे में ही बात करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं अपनी बात अभी कर रहा हूँ, आप लोग भी लगभग सबसे आसान है, थोड़ा सा समझना आसान है। चीजें अगर समझ जाओगे एक बार में तो पूरी चीजें आसान हो जाती है इस चैप्टर के लिए, है ना। तो बेसिकली जो भी बातें हम करेंगे वो ह्यूमन आई के बारे में ही करेंगे। और मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। ह्यूमन के लिए या फिर किसी भी एनिमल की भी बात करोगे आप, तो आई तो सबसे जरूरी चीज है। एक बार आपका हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा, तो आर्टिफिशियल या फिर किसी से बोल के सारी चीजें आप करवा सकते हैं। बट क्या अगर आपकी आई नहीं होगी तो जो एक्चुअल ब्यूटीनेस है इस वर्ल्ड की, यार आप देख सकते हो एक्चुअल ब्यूटीनेस, वो कैसे आप देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक आई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट कह सकते हैं, है ना। कह सकते हैं कि आप फील ही नहीं ले पाओगे, किसी भी चीज का फील नहीं ले पाओगे। बेसिकली आप किसी चीज को देख नहीं पाओगे, मुझे भी नहीं देख पाओगे। तो आई एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपकी डेली लाइफ में, हर एक वर्क्स में आपके लिए यूज होता है। तो आई के लिए कुछ हम फिनोमिनाज इस चैप्टर में देखेंगे कि आई कैसे वर्क करता है। लाइट रे होती है, ये तो हम पढ़ के आए हैं भैया, लेंस से क्या क्या होती है वो सारी चीजें करके आए। बट वो लाइट रे हमारे आंखों में जाती है तो हमें चीजें कैसे विजिबल होती हैं, कैसे क्या होती है, वो हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी पढ़ाई से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि जो बच्चे, अगर आप टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो भाई किस चीज का, टर्म 1 के लिए, कि प्रॉपर भैया प्लान हमें मिल जाता, कि अगर हमें प्रॉपर प्लान मिल जाता कितने टेस्ट देने हैं, कितने क्या क्या चीजें हमें करनी है, तो मेक श्योर आप रिलैक्स हो जाइए। सफलता टेस्ट सीरीज आप ही के लिए है। आप सिंपल सा काम क्या करना है, आपको रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, रैंकर्स का लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से एनटीएससी सेक्शन में जाने के बाद ये आपको टेस्ट सीरीज वहां मिल जाएगी। मेक श्योर इसे जरूर परचेज कर लें, क्योंकि इसमें आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। ऐसा नहीं कि बस टेस्ट सीरीज है तो आप टेस्ट सीरीज देके बस चीजें आगे बढ़ गए, नहीं। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, गाइडेंस के तौर पे दिया जाएगा। बाकी आपको चीजें बीच बीच में बताई जाएंगी क्या क्या चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सिंपल सा एक छोटा सा पेमेंट करना है, दैट इज 149 का। उतना आप एफर्ड कर सकते हो, है ना। उतना आप डेली खा के पी के उड़ा देते हो, इधर उधर खर्च कर देते हो। तो अपने एक बेसिक लेवल के फ्यूचर के लिए, बेस का जो आपका फ्यूचर का बेस है दैट इज 10th, तो आप लोग एटलीस्ट इतना तो एफर्ट कर ही सकते हो। और हमारा टारगेट भाई, जिस हिसाब से टेस्ट प्रिपेयर किया गया है आपका, उस हिसाब से आपका टारगेट 40/40 जरूर अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, अगर आपका टारगेट 40/40 है तो इसमें सारी चीजें यार फुल प्लस पार्ट टेस्ट दोनों चीजें आपको इसमें गिवन है फॉर टर्म 1 एग्जाम। इसी के लिए पूरी टोटली बेस्ड करके प्रिपेयर किया गया है। तो एकदम रिलैक्स होकर इसको ज्वाइन करिए रैंकर्स लाइव ऐप से, और जो भी चीजें हैं उसका एंजॉयमेंट लीजिए। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बात करते हैं भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट की, बेसिकली हमें क्या क्या चीजें इस चैप्टर में देखनी है उस पार्ट की। तो पहले तो आपको पूरी ह्यूमन आई का ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। ह्यूमन आई का ओवरव्यू हमें इस चैप्टर में लेना है कि क्या है ह्यूमन आई, क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसके पार्ट्स के बारे में हमें छोटे छोटे पढ़ना है, छोटे छोटे पार्ट्स। और बहुत ही ज्यादा डीप में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही ओवर हमें ऊपर ऊपर चीजें पढ़नी है, तो हम ऊपर ऊपर चीजें इनको करने की कोशिश करेंगे। और टोटली ये 1 शॉट वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर कि आपको सारी चीजें इसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जब आपकी ये सारी चीजें हो जाएंगी, कुछ इसमें डिफेक्ट्स भी होते हैं आपकी, देखते हैं भाई कि हमें कुछ चीजें बाद में एक एज के बाद धीरे धीरे नहीं दिखती चीजें, या फिर कुछ लोग बोलते हैं पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सर में दर्द हो रही है ना। सर में दर्द हो रहा है, हमें चीजें विजिबल नहीं दिखता है, पास की चीजें दिखती हैं, दूर की नहीं देख पाते हैं। दूर की तो देख लेते हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, पास की चीजें नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो उन हर एक डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, क्लियर। इसके बाद आएगा दैट इज एक अलग सा हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, प्रिज्म, जिसके थ्रू हम काफी सारी चीजें देखेंगे। एक कॉमन सा फिनोमिना होगा जो क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको भी हम कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का। अगर ये आप अच्छे तरीके से समझ गए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान आना चाहिए, दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अपना मजबूत कर लेना अभी और तुरंत। पढ़ के रिफ्रैक्शन तब अच्छे से देखना, प्रिज्म एकदम अच्छे से हवा लगा दूंगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन प्रिज्म का तुम कर ले जाओगे आंख बंद करके, अगर तुम एक बार ध्यान से वीडियो देख लेते हो, क्लियर। इसके बाद कुछ कॉमन फिनोमिनाज होंगे, ठीक है। कॉमन फिनोमिना जो हम डेली देखते हैं, लाइक हमारा स्काई क्यों इतना ब्लू है, दिन में व्हाइट क्यों हो जाता है आपका पूरा, लाइट रेज जो भी सन लाइट रेज आती हैं, रात को शाम को जब सनसेट होता है तो
रेडिश दिखता है हमें कलर, और सनराइज में भी रेडिश कलर, तो वो क्यों दिखता है, वो उसके पीछे का भी रीजन हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को भी देखेंगे, हर एक वो चीज देखेंगे जो आपको देखनी है। क्लियर? तो हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं? स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई से। तो बेसिकली ह्यूमन आई आपने ऊपर देखा, वो तो प्यारा सा स्वरूप है, बाहर बाहर जब आप देखते हैं तो वो प्यारा सा स्वरूप है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं साइड व्यू, ठीक है। ये क्या देख रहे हैं हम? साइड व्यू बेसिकली देख रहे हैं। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपका दिखता है। ये टोटल सर्कुलर नहीं होता, यहाँ से कुछ उभरा हुआ वाला पार्ट होता है, उभरा हुआ वाला पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हो आप? बाउंड्री भी बोल सकते हैं, एक तरीके से आउटर बाउंड्री भी बोल सकते हैं। ये क्या है? बेसिकली एक बाउंड्री की तरह भी एक्ट करता है। और क्या क्या चीजें हैं, अब एक एक करके चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक कॉर्निया के बाद आपके पास जो सेकेंड ऑब्जेक्ट मिलता है वो क्या? एक्वस ह्यूमर। ये एक तरीके का लिक्विड है, ठीक है। ये क्या है? एक तरीके का लिक्विड है जो आंखों को यहाँ से प्रोटेक्ट भी करता है। वाटर लिक्विड टाइप में, जेली टाइप में स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद दैट इज इरिस आता है, ठीक है, इरिस। और ये क्या है? प्यूपिल है। और यहाँ पे जो इसके बाद आता है दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस आता है। अब आंखों में भी लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अगर पता है तो तुरंत कमेंट करो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं पता है तो देख लो आगे क्या मिलेगा। इसके बाद दो चीजें और मिलेंगी, ये सीक्वेंस वाइज मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ चीजें वो सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। इसके बाद सिलरी मसल्स मिलती हैं जो आपकी आंखों के लेंस को क्या करती हैं? मैनेज करती हैं, कब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब कंप्रेस करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके बाद रेटिना है, और जो मेन फैक्टर है दैट इज ऑप्टिक नर्व। तो एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉर्निया क्या है भाई? आउटर बल्ज एरिया जो हो वो बेसिकली आपका क्या है? कॉर्निया बोला जाता है। और ज्यादा इस पे हमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि उतना हमारे काम की नहीं है। इसके बाद सेकेंड चीज आती है एक्वस ह्यूमर। ये एक लिक्विड पार्ट होता है, एक तरीके का लिक्विड पार्ट होता है जो भरा हुआ होता है। और ये क्या है? विट्रस ह्यूमर, जो हमारा छूट रहा था। दूसरी चीज ये क्या है? ठीक है। तो बेसिकली ये कैसा लिक्विड होता है? ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो क्या करता है? रिफ्रैक्टेड रे को मेंटेन करता है रेटिना पे लाइट रे गिरने के लिए। इसके बाद दूसरी चीज जो आती है, जो इरिस आती है। इरिस क्या है? बेसिकली ये एक तरीके का डायफ्राम है, ब्लैक डायफ्राम, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये डायफ्राम है। ये क्या करता है? इसकी बात अभी प्यूपिल समझ लेते हैं, प्यूपिल के बाद समझेंगे। प्यूपिल क्या है भाई? एक तरीके का रास्ता हम बोल सकते हैं कि पाथ है, ठीक है। एक तरीके का क्या है? पाथ है, फ्री स्पेस है, होल बोल सकते हैं, ठीक है। जहां से क्या होती है? लाइट रे आपकी जाती है। पहले तो लाइट रे आपकी कहां से जाएगी? कॉर्निया से जाएगी, जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी आंख की, ट्रांसपेरेंट आउटर मेम्ब्रेन है, वहां से लाइट रे यहाँ से पास करेगी। अब लाइट रे जाने के लिए जो स्पेस है वो टोटल यही स्पेस, और इसी स्पेस को क्या बोलते हो आप? प्यूपिल बोलते हो। जहां से मोस्ट ऑफ द सारी की सारी लाइट रेज क्या करती हैं? आपकी आंख के अंदर जाती हैं, और वो पहले कहाँ जाती है? वहां से लेंस पे जाती है। तो प्यूपिल को कंट्रोल करना किसके हाथ में होता है? इरिस के हाथ में होता है। जो ब्लैक डायफ्राम आपको दिख रहा होगा, ये किसके हाथ में होता है? ये इरिस के हाथ में। कि ये क्या करता है? प्यूपिल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल, जैसे अगर आपके पास भाई ज्यादा लाइट रे है तो ये छोटा कर देगा आपकी प्यूपिल को। जहां डार्कर एरिया है, मतलब आप बाहर दिन में अगर सनलाइट एरिया में हो तो आप जब रूम में आते हो तो आपको अंधेरा दिखता है अचानक। अगर आप बाहर बैठे हो, छत पे बैठे हो, धूप में अगर बैठे हो, अचानक अगर रूम में आओ तो रूम में क्या होता है? अंधेरा दिखता है। बिकॉज आपकी जो इरिस होती है वो क्या हो जाती है? लार्जर हुई होती है जब आप अंदर आते हैं, ठीक है। अंदर आते हैं वो लार्जर हो जाती है, जैसे ही बाहर जाते हैं वो स्मॉलर हो जाती है। आपकी प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ड्यू टू, बिकॉज आपकी आंखों में ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रेज भी नहीं जाने चाहिए, बिकॉज इट विल अफेक्ट योर रेटिना, है ना, और वो डैमेज भी हो सकती है। सो दैट्स वाई आपका वर्क कौन करता है इसको कंट्रोल करने का? दैट इज इरिस। वो क्या करता है? आपकी लाइट रेज को कंट्रोल करता है कि जितनी रिक्वायर्ड लाइट रे है बस उतनी ही जाए। आप 2 सेकंड के लिए आंख बंद कर लें या फिर 3 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेंगे रूम में, आपको सारी चीजें रिलैक्स महसूस होती है और सब कुछ दिखने लगता है। ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है। अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे कि ब्राइटर, जहां ब्राइटर एरिया है, ब्राइटर एरिया है, वहां क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ज्यादा लाइट रेज भी आंखों में नहीं जानी चाहिए। अगर लाइट रेज पहले से ही ब्राइटर है तो थोड़ी सी भी लाइट रेज जाएंगी तो आपको इमेज फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जहां पे डार्कर है, मतलब आपके पास कम लाइट एरिया, अंधेरा है, वहां पे क्या करना पड़ेगा? लार्जर, आपको लार्ज एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइट रेज जाएंगी तब आप एक्यूरेट इमेज देख पाओगे, क्योंकि आपको फोकस ज्यादा करना पड़ता है।
जहां पे अंधेरा है भाई वहां पे थोड़ा सा आंखों का यूज ज्यादा करना पड़ेगा आपको चीजें देखने के लिए। तो इरिस क्या करता है, अपने आप को एक्सट्रैक्ट कर देता है और प्यूपिल के साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब इसके बाद जो फैक्टर आता है वो आता है क्रिस्टलाइन लेंस। बेसिकली लेंस क्या करता है, जितनी भी लाइट रेज आती हैं ऑब्जेक्ट से, हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट से आती हैं, अब उनको उनको कहाँ हमें इंसिडेंट कराना है, उनको कहाँ कट कराना है, जो हमारी स्क्रीन हो नीचे, अगर हम लेंस की बात करें, लेंस क्या करता है भाई, इमेज फॉर्म करने का काम करता है। हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उससे आप लाइट रे पास कराएंगे, लाइट रे हमारे लेंस से पास आउट करके कोई ना कोई इमेज फॉर्मेशन करता है। तो हमें इमेज फॉर्मेशन लेंस की कहाँ करवानी होती है, रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे। ये क्या है, एक तरीके का ये भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का सरफेस है, सेंसिटिव सरफेस है, जो लाइट रे को बहुत ही जल्दी रीड कर लेता है, बहुत ही जल्दी रीड कर लेता है। इसके पास बेसिकली दो तरीके की सेल्स होती हैं, एक रॉड सेल्स होती है, एक क्या होती है, कॉन सेल्स होती है। तो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसका क्या काम है भाई, आपके पास ऑब्जेक्ट दूर है पास है, हमारा देखो जो नॉर्मल से लेंस, यहाँ पे हम कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल लेंस होता है उनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है। अगर एक तुम कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव लेंस कोई भी ले लो, इनकी फोकल लेंथ हमेशा फिक्स होती है, ये फिक्स टाइम पे एक उतने दूर की ऑब्जेक्ट को आपको क्लियर दिखा सकते हैं, उसके बाद नहीं। बट जो हमारे आंख में आई लेंस है वो क्या है, बेसिकली एक अलग तरीके का है, जो अपने आप के फोकस को क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, अपने साइज को वेरी कर सकता है, अपनी फोकस को वेरी कर सकता है, टोटली आप बोले तो अपनी कर्वेचर को बैलेंस करके वो अलग अलग तरीके से रह सकता है अपनी कर्वेचर को। तो ये आप बोल सकते हैं कि बहुत ही अलग तरीके का लेंस है, जो आप बना नहीं सकते, अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है नॉन नेचुरली कि आप वो लेंस बना पाए जो आंखों में प्रेजेंट है, जो अपने आप को बैलेंस करे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि जैसा ऑब्जेक्ट होगा, दूर होगा पास होगा, जो भी बीमारी हो या फिर जो भी चीजें हो, ज्यादा लाइटर एरिया है तो क्या करना है, वो डिपेंडेंट किस पे है, आई की लेंस पे। वो अपनी साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इमेज कहाँ बनाने की कोशिश करता है, दैट इज रेटिना पे, जो क्या है लाइट सेंसिटिव सरफेस है, जो क्या करता है लाइट को फील करता है, और वो फील कराने का काम कौन करता है, रॉड और कॉन सेल्स कराती है। समझ में आया। तो ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि लाइट रेज जो इमेज की फॉर्मेशन हो वो कहाँ हो, वो रेटिना पे हो। तो आई लेंस क्या है, एक लेंस है, एडजस्टिंग लेंस बोल सकते हैं, जो अपने आप को एडजस्ट करता है कि जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन हो, अगर आपकी वेल आई है, वेल मतलब इन वेल कंडीशन आई है, तो वो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो, रेटिना पे हो। क्लियर। तो ये काम कौन करता है, आपका क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि किस नेचर का होता है, तो आप शेप देख के बता सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आईज में प्रेजेंट होता है। हम बोल सकते हैं ये किस नेचर का होता है, बेसिकली लेंस तो क्रिस्टलाइन लेंस है, मेडअप ऑफ प्रोटीन होता है, बेसिकली ये क्या है, मेडअप ऑफ प्रोटीन। आप बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से जेली टाइप में प्रोटीन का बना हुआ होता है। और ये किन नेचर क्या होता है इसका, ये लेंस आपने बोलेंगे, ये बोलेंगे इसका नेचर क्या होता है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या करता है, कन्वर्ज कराने का काम करता है लाइट रे को। जितनी भी लाइट रे आप यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे वो कन्वर्ज करके क्या कराएगा, रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन कराएगा, अगर आपकी आई क्या है, वेल कंडीशन, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें। तो आई होप ये वर्क आपको सबके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद एक लेयर यहाँ पे होती है स्क्लेरा, जिसको हम व्हाइट आई भी बोलते हैं, व्हाइट ऑफ आई भी बोलते हैं, स्क्लेरा। ये भी एक तरीके की लेयर है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, जो आपकी सेंसिटिव सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है। इसके बाद और ये भी लिक्विड पार्ट है, जो लाइट रे को मदद करता है रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे फॉल करने के लिए। ये भी क्या है, लिक्विड है, यहाँ पे लिख लो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है बेसिकली। अब जैसे ही आपकी लाइट रेज इस रेटिना पे गिरती हैं, वहां से भाई सेल क्या करती हैं, चीजों को ऑब्जर्व करती हैं। रॉड सेल बेसिकली क्या करती है, चीजों को ऑब्जर्व करती है, कौन सेल भी चीजों को ऑब्जर्व करती है। दोनों ऑब्जर्वेशन के बाद एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस, ठीक है। और रॉड सेल्स जितनी भी होती हैं ये क्या करती हैं भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को चेक करती हैं। मतलब लाइट क्या है, ब्राइटर है, किसके लिए ज्यादा ये सेंसिटिव वर्क करती हैं, किसके लिए ज्यादा, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसी आपकी, डार्कर है, ब्राइटर है, किस तरीके से, मतलब ज्यादा लाइट है तब ये काम करेंगी, और कम लाइट है तो उसमें ये यूजफुल होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फिक्स करती हैं। बेसिकली सेंसिटिविटी जो इनकी ऑब्जर्वेशन है जिसके लिए काम करती है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बट कोन सेल्स क्या है, ये कलर के लिए काम करती हैं। तो अगर याद नहीं है तो सी से कलर और सी से कोन आप याद कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी अगर आपसे बोला जाए ऑप्टिक नर्व क्या है, तो ये नर्व सिग्नल्स लेता है रेटिना से और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है।
और ये कौन सा सिग्नल लेता है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है। जो ये सिग्नल चेंजेस होते हैं रेटिना, अब जो भी इसके सेल्स हैं, इसने लाइट इमेज फॉर्मेशन अपने तक मतलब महसूस किया, तो महसूस करने के बाद कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस करता है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जो कि ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको विजुअलाइज करके चीजों को कन्वर्ट करके हमें ये सोच दिखाता है कि वो ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज हमारी आंखों में बनी है। ठीक है, तो टोटल ऐसी चीजें नहीं है कि आप बस जो फोटो देखते हैं वो सिंपल सा है। आप फोटो से लाइट रेज आपकी कॉर्निया तक आएगी, कॉर्निया से सारी लाइट रेज रिफ्रैक्ट करके अंदर जाएंगी, फिर कहाँ पास करती हैं, एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर के बाद प्यूपिल, जितना साइज होगा प्यूपिल का वो इरिस मेंटेन करेगा और उसके अकॉर्डिंग लाइट रेज कहाँ जाएगी, आई लेंस तक जाती है। आई लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ लाइट रेज आती है, विट्रस ह्यूमर तक जाती है। विट्रस ह्यूमर से कहाँ जाके बनती है इमेज, रेटिना पे बनती है। इसके बाद रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिक नर्व तक जाती है, जो क्या करती है, उस सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है ब्रेन तक। ऑप्टिक नर्व क्या है, बेसिकली जो आंखों से सिग्नल पिक करे और कहां तक पहुंचाए, आपकी ब्रेन तक पहुंचाए। क्लियर है, चलिए अब आगे आते हैं भाई, अगले पार्ट पे आते हैं। इसके बाद दैट इज ह्यूमन आई इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट इनेबल्स टू सी द ब्यूटीफुल कलर वर्ल्ड अराउंड अस। तो आपको आई होप सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी कि कॉर्निया का क्या रोल है, प्यूपिल का क्या रोल है, इरिस का क्या रोल है। अब ये आई बॉल जो आपको दिख रहा है, बेसिकली ये जो आई बॉल आपको दिख रहा है, इसके लिए कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका डायमीटर बता दीजिए, इसका डायमीटर बता दीजिए। तो ये बेसिकली 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है, आई होप सेंटीमीटर या mm के आसपास होता है। क्लियर, तो अब आई होप आपको एक अंदाजा तो लग गया होगा इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है हमारा ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नीचे भी हमारे पास स्लाइड, हाँ समझने की कोशिश करते हैं। देख लो अब जितनी भी सारी चीजें, यह देख लेना कि डायमीटर क्या होना चाहिए 2.3, और मेजर रोल इरिस के लिए अगर कहीं बोला जाए इरिस का फंक्शन, तो बोल देना मेंटेन। मेंटेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करते हुए चल रहा हूं, मेंटेन द साइज ऑफ प्यूपिल, ये क्या करता है, साइज को मेंटेन करता है प्यूपिल की। और सिलरी मसल्स क्या करता है, मेंटेन द साइज ऑफ लेंस, मेंटेन द साइज, साइज या फिर कर्वेचर बोल सकते हैं, साइज ऑफ लेंस। ये क्या करते हैं, जो मेजर पार्ट है उनके बारे में हम बात करते हैं। बाकी रेटिना आप समझ रहे हैं, इस पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन। रेटिना रेटिना तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करते हैं भाई, जो भी सेल्स हमारे एक्टिव होते हैं, जो भी सेंसिटिव, मान लो अगर ज्यादा लाइटर रेज है तो कौन सी सेल्स एक्टिव होंगी, अगर ज्यादा ब्राइटर है तो रॉड सेल्स एक्टिव होंगी। और वो क्या करती हैं, जैसे ही लाइट रेज सेंस करती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, एक्टिवेट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे और वो ऑप्टिक नर्व तक जाएगी, ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाती। बाकी का काम ब्रेन का करता है कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वो चीजें समझता है कि दैट इज द ऑब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्ट हमारा है। तो वो काम हमारे इन सब चीजों का है। बाकी क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, ये अपने फोकल लेंथ को वेरी कर सकता है। आपसे कभी भी इस चीज के लिए पूछा जाए, फोकल लेंथ को वेरी कर सकता है बट एक फिक्स लेवल तक, ऐसा भी नहीं कि बस बढ़ाते जाओ तो इनफाइनाइट तक देख पाओगे, ऐसा नहीं। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप एक लिमिटेड दूरी तक ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर तक। तो एक फिक्स लेंथ तक ही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, उसके अलावा ये एडजस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर, तो बेसिकली ये था बेसिक टर्म। अब बात करते हैं लाइट रेज की। अगर लाइट रेज हमारी आती हैं तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। मान लेते हैं यहाँ पे नीचे आई लेंस की बात कर लेते हैं। ये क्या है, आई लेंस है आपका, ठीक है, आई लेंस। बट उससे पहले इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये अपना आई लेंस है, ठीक है। अब लाइट रे पहले तो यहाँ आएगी, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद, रिफ्रैक्शंस के बाद आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। यहाँ से लाइट रेज आपकी इंसिडेंट करती है कॉर्निया से, सारी लाइट रेज। इसके बाद जितनी भी लाइट रेज है वो कहाँ से पास करेंगी, प्यूपिल से पास करेंगी। इसके बाद लेंस से रिफ्रैक्ट करेंगी, लेंस से रिफ्रैक्ट करने के बाद वो कहाँ कन्वर्ज करके कहाँ इमेज बनाती हैं, वो इमेज बनाती हैं आपके रेटिना पे। तो ये टोटल प्रोसेस है किसी भी ऑब्जेक्ट से। आपको पता है हर एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रही हैं, तो जरूरी नहीं कि हर रेज से हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रही। कुछ फिक्स नंबर ऑफ रेज होंगी जो कहाँ से पास कर रही होंगी, कॉर्निया से पास कर रही होंगी। आफ्टर विट्रस ह्यूमर वो कहाँ जा रही होंगी, एक्वस ह्यूमर। वो विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर के बाद आपकी आई लेंस में जा रही होंगी। आई लेंस के बाद फिर वहां से रिफ्रैक्ट करके वो क्या कर रही होंगी, कन्वर्ज कर रही होंगे। कन्वर्जन के बाद वो कहाँ इमेज फॉर्म करती हैं, रेटिना पे फॉर्म करती हैं। तो ये बेसिक आइडिया है जो हमें समझना था अभी। बाकी आई लेंस की बात करें, जब आई लेंस की बात करते हैं यार, तो आई लेंस अपने आप को एडजस्ट भी करता है। एडजस्ट करने का काम करता है कैसे, जब हम दूर की ऑब्जेक्ट देखते हैं, दूर की
ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी दूर की ऑब्जेक्ट को आप देखते हो तो ये क्या करता है, थिन हो जाता है। बेसिकली दूर की ऑब्जेक्ट को आप देखेंगे तो आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, मतलब आप बोल सकते हैं पतला हो जाता है। और ये सिलरी मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं, दबी दबी टाइप की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और लेंस क्या कर जाता है, थिन हो जाता है। अब थिन करने से क्या होता है, देखिए ध्यान से, पहले ये था लेंस इस तरीके का, फिर हो गया बाद में कुछ पतला, तो पतला करने से कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कर्वेचर बढ़ने से क्या होता है, रेडियस उसकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और रेडियस बढ़ने से क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। तो इस बात के लिए आप जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा कभी भी लाइट रे मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहीं दूर रखा हुआ है तो वो दूर रखा, उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा फोकस चाहिए। और ड्यू टू दैट आई लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। अगर पास की बात करें, नियर ऑब्जेक्ट की बात करें पास के लिए, या फिर नियर ऑब्जेक्ट की बात करें, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बोला, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, अगर नियर ऑब्जेक्ट के लिए मैं बोलूं तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली थिक हो जाता है। और ड्यू टू दैट फोकल लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। और इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये कौन करता है, दैट इज सिलरी मसल्स करती हैं, वो अरेंज करती हैं कितना लेंस आपको चाहिए। दूर के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी, फोकस ज्यादा हमें चाहिए। और जैसे ही आप पास आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, फोकल लेंथ क्या करना पड़ता है, कम हो जाता है, बिकॉज आपकी लाइट रेज जब पास आ गई है उसको एडजस्ट करने के लिए थिक हो जाता है, ताकि वो डाइवर्ज उतना अच्छा कर पाए। यहां से देखो क्यों, बेसिकली पावर क्या है, 1/f होता है। जैसे ही फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर कम हो जाएगा, मतलब कम वो क्या कम करेगी, कम उसको कन्वर्ज करेगी। लेंस क्या करेगा, कम कन्वर्ज करने लगेगा। और जैसे ही पास आएंगे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट जैसे ही दूर जाएंगे, जैसे ही दूर ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे, फोकल लेंथ बढ़ गई, पावर घट गई। पावर घटने से क्या मतलब, लेंस हमारा कम कन्वर्ज करेगा, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट के लिए आंख के लेंस को कम कन्वर्जेंस चाहिए होता है, पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर डायरेक्ट मैं बोलूं कि लेंस की कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सट्रैक्शन से क्या होता है, तो पावर ही हमारे आई का एडजस्ट होता है। एडजस्ट क्या होता है, पावर एडजस्ट होती है हमारे आई की अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपसे बोला जाए क्या कि पावर कांस्टेंट होता है किसी भी आई के लिए, तो आप बोलेंगे नहीं, वो एडजस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन फोकस। और फोकस कैसे चेंज होता है कि आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए थिन है, मतलब कर्वेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और अगर जैसे ही आप पास ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट के लिए थिक हो जाता है, और कर्वेचर क्या हो जाता है हमारा, घट जाता है। ड्यू टू दैट फोकल लेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। तो फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/2 होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जिस रेशियो में रेडियस बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, फोकल लेंथ भी हमारा चेंज करेगा। क्लियर है, आई होप ये बात क्लियर होगी सबको। चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो आई लेंस से अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और यही कैपेसिटी, यही कैपेबिलिटी की आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है। दिस एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस टू फोकस both near and distant object by adjusting the focal length is called the power of accommodation। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये 4 डायोप्टर हो सकता है। बेसिकली मैक्सिमम बोला जाए तो ये 4 डायोप्टर हो सकता है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। फोकल लेंथ मैक्स टू मैक्स 0 to 4 डायोप्टर के आसपास अपने आप को मैक्स टू मैक्स से चेंज कर सकता है। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल लेके तो ये आप देखिए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं। इसके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में ये दूर है, ये क्या है, दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है। तो लेंस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं थिन है, थिन है, क्योंकि पहले से दूर आ रही थी, इसे तो कम कन्वर्ज करना है, कम कन्वर्ज करना है लाइट रे को। ड्यू टू ये क्या है, थिन है, और थिन की वजह से फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। बट यहाँ पे इस केस में आप देखिए एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब नॉन डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, थिक हो गया है। ड्यू टू थिक फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगा, दैट इज फोकल लेंथ आपका डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो एडजस्टिंग पावर है हमारी आंख की, जो प्रॉपर्टी हमारे आई लेंस की टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस प्रॉपर्टी या फिर दिस एबिलिटी ऑफ आई इज नोन एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। और प्रॉपर अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाए तो ये 4 डायोप्टर होता है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद वी हैव टू व्हाई डू वी हैव 2 आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास 2 आंख है, मैं यहाँ पे दोनों आंख बनाने की कोशिश करता हूं, ये आपके पास 2 आंख है बेसिकली, ठीक है। तो क्यों हम 2 आंख की जरूरत पड़ती है, क्यों नहीं एक आंख से देख पाते हैं,
तो जब आप एक आंख से देखते हैं तो एक आंख की कैपेबिलिटी यहां तक होती है, यहां तक होती है। तो ये टोटल एक आंख से कितना देख सकते हैं आप, तो टोटल एक आंख से 150 डिग्री तक। ऐसा नहीं कि आप देख नहीं पाओगे, 150 डिग्री तक ही देख पाएंगे। ये वाला पार्ट आपका 30 डिग्री जो 180 आपके बराबर है, ठीक है। आप एक आंख बंद करके देखिएगा, इधर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा आपको। एक आंख अगर आप बंद करेंगे तो इधर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको इधर वाला हिस्सा दिखेगा और यहीं तक चीजें दिखती है। इधर वाला पूरा हिस्सा दिखेगा और यहीं तक चीजें दिखेंगी। बट अगर आप दोनों आंख खोलते हैं तो इधर वाला जो 30 डिग्री एंगल है वो भी दिखने लगता है इस आंख की वजह से। जो आपका ये 30 डिग्री बचा हुआ है ये भी कौन दिखाता है, सेकेंड आई। तो बेसिकली अगर बोला जाए रेंज के लिए तो एक आंख से सिर्फ आप 150 डिग्री देख सकते हैं और दो आंख से 180। तो हमारी बेसिकली रेंज बढ़ाने के लिए हमें दो आंख की जरूरत पड़ती है, बाकी हम एक आंख से भी देख सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा काफी ऐसी मूवीज में बंदे मिलते हैं हमारे पास जो एक आंख से ही तहलका मचा देते हैं। तो एक आंख होती है ऐसी, ठीक है। तो बेसिकली हम दो आंख क्यों यूज करते हैं, दो आंख हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका रेंज बढ़ जाता है, विजन का रेंज, दैट इज एंगल। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वन आई का रेंज बताइए तो वन आई के लिए आप क्या बोलेंगे, दैट इज हम 150 डिग्री देख सकते हैं। मतलब यहां से आंखों के पैरेलल, ये आंख के पैरेलल, और ये यहां तक देख सकते हैं जहां तक ये 150 डिग्री बना रहा है। बाकी का जो 30 डिग्री है वो कौन मदद करता है दिखाने का, वो सेकेंड आई दिखाने की मदद करती है। क्लियर। तो ये बेसिक सी बात है जो हमारे, हम क्यों दो आंख यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ वन। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज वी विल इंक्रीज द रेंज ऑफ विजन बाय अ सेकेंड आई। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। तो आई है तो डिफेक्ट तो आना ऑब्वियस सी बात है। डिफेक्ट का क्या मतलब है कि आपको धुंधली चीजें दिखती हो सकता है आपको दिख ना रही हो चीजें, या तो आपको न्यूज़पेपर पास की चीजें पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आ रही हो, न्यूज़पेपर बुक्स नहीं पढ़ रहे हो बट आप दूर की चीजें देख सकते हैं। मोबाइल चला रहे हैं तो आपके पापा देखते होंगे कभी काफी ज्यादा फोकस करके देखते हैं, या फिर चश्मा लगा के देखते हैं। जितने लोग भी चश्मा लगाते हैं या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है कि पढ़ते हैं तो सर दर्द करने लगता है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो किसके अंदर आएगी, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन। मतलब आई में कुछ आपके प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आई में कुछ क्या आई है, आपकी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ड्यू टू दैट उनके अंदर क्या हुआ है, डिफेक्ट हुआ, और ये डिफेक्ट नॉर्मल आई के कंपैरिजन में अलग है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, कैसे हम कह सकते हैं। तो पहला टाइप जो आएगा दैट इज मायोपिया, ठीक है। मायोपिया, तो मायोपिया क्या है, इसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। नियर साइटेडनेस कहने का क्या मतलब है, मायोपिया साइटेडनेस, कि आप पास की चीजें अच्छे से देख पाएंगे बट दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे। नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है कि पास की चीजें आपको अच्छी दिखेंगी, ठीक है, अच्छी दिखेंगी बट आप दूर की चीजें नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अच्छी दिखेंगी पास की चीजें बट दूर की चीजें आप अच्छी नहीं देख पाएंगे। क्यों होता है ऐसा, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, आप एक पहला डायग्राम देख सकते हैं मायोपिक आई, और इसके पहले मैं फार पॉइंट बता देता हूं, दैट इज फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है। फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्योंकि वहां पे वो यूज होगा फार पॉइंट, मतलब जहां आप मैक्स टू मैक्स जितनी दूर तक देख सकती है आपकी आई, वो क्या है, फार पॉइंट होगा आपकी आई के लिए। वो क्या है, बेसिकली इनफाइनाइट, मतलब आप कहीं पे भी देख सकते हो। आप ऐसा नहीं कि विजिबल, बट आपको एक क्लियरेंस जरूर दिखती है कि वहां तक दिख रही है, तो वो कंपैरिजन में इन्फिनिटी माना जाता है। और जो नियर पॉइंट, मतलब अगर आप देखेंगे कभी आप मोबाइल इतने डिस्टेंस पे रखें और पास लाते रहें तो आपको देखेंगे प्रॉब्लम होगी उस ऑब्जेक्ट को देखने में, मतलब क्लियरिफाई नहीं होगा। तो ये मिनिमम टू मिनिमम 25 सेंटीमीटर होती है आपकी क्या, दैट इज नियर पॉइंट। क्लियर। तो वैसे ही अब मायोपिया के केस में क्या होता है, जो हमें दूर तक चीजें दिखती थी वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पे आके फिक्स हो जाती है। मतलब हमें दिखनी तो इन्फिनिटी तक चाहिए थी, फार पॉइंट जो हमारा होना चाहिए था वो इनफाइनाइट तक होना चाहिए, मतलब हम दूर तक देख पा रहे हैं, बट वो फार पॉइंट एक पॉइंट तक आके, एक फिक्स डिस्टेंस तक आके सीमित हो जा रहा है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि इस रेंज के बाद अगर आप इधर मूव करते हैं यहाँ पे तो आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी, क्लियर नहीं दिखेंगे। फार पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट जहां तक आप देख पा रहे हैं। तो नॉर्मल आई के लिए ये क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब आप लॉन्ग रेंज तक देख सकते हैं, उसके लिए कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं प्रोवाइडेड है। बट यहाँ पे इस केस में क्या होता है, फार पॉइंट किसी एक फिक्स डिस्टेंस के लिए, जैसे 5 सेंटीमीटर या फिर 5 मीटर बोल सकते हैं, 50 मीटर बोल सकते हैं, अगर कभी भी फिक्स हो जाए फार पॉइंट
कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि फार पॉइंट 60 मीटर हो, 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, अगर आपको फिक्स डिस्टेंस दे दिया जाए इट मीन्स कि दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड द मायोपिया, इन विच आप पास की चीजें देख पा रहे हैं, बट अगर आपसे बोला जाए फार पॉइंट, देखिए फार पॉइंट का क्या मतलब है, सिंपल सा, फार पॉइंट अगर आपसे बोला जाए 50 मीटर है, ध्यान से देखो, फार पॉइंट अगर कभी भी आपसे बोला जाए कि 50 मीटर है उस आई के लिए, तो जैसे ही 50 के बाद आप 52 या 51 पाएंगे आपको चीजें नहीं दिखेंगी। फार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आपको चीजें ना दिखें, क्लियर, फार पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद आपको चीजें ना दिखें, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फार पॉइंट। अगर दूसरी बात करते हैं नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट एक ऐसा डिस्टेंस है आंख से, बेसिकली दोनों डिस्टेंस आंख से ही है, एक ऐसा डिस्टेंस आंख से जिसके और पास आए आप, आंख के और पास आए तो आपको चीजें ना दिखें, दैट इज द नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और अगर आपसे कभी फार पॉइंट बोला जाए तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट, मतलब आप जहां तक देखते हैं ऑब्जेक्ट एटलीस्ट आपको दिखता जाता है, क्लियर वाली बात नहीं, बट एक परसिस्टेंट माना जाता है कि वो दिखा जाता है, क्लियर। इसके बाद दूसरी चीज जो मानी जाती है वो क्या मानी जाती है भाई, कि अब यहाँ पे एग्जांपल लेके देखिए कि इनफाइनाइट मतलब हम और 50 तक आपने मान लीजिए यहाँ पे बोला 50 मीटर, ये मैं ले रहा हूँ, इनफाइनाइट मतलब 60 मीटर भी मैं ले रहा हूँ, चलो इनफाइनाइट भी नहीं 60, तो 60 मीटर की ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगी, क्यों नहीं दिखती हैं, बिकॉज देखो ये फार पॉइंट था, यहां तक इमेज कहां बन रही थी, हमारी रेटिना पे बन रही थी। जब भी इमेज की फॉर्मेशन जो रे कटिंग होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए। और इस केस में जैसे ही आप 50 के पीछे जाते हैं 60 पे, तो लाइट रे पैरेलल आती है और वो डिफेक्ट के कारण रेटिना से पहले ही बन जाती है आपकी क्या इमेज, रेटिना से, यहां पे लिख लेंगे रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, क्लियर, इमेज फॉर्मेशन कहां हो जाती है, रेटिना से पहले ही हो जाती है। ड्यू टू दैट रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, ड्यू टू दैट हमको चीजें विजिबल क्लियर नहीं दिखती हैं, ठीक है, हमें चीजें दिखती नहीं, क्योंकि हमारे पास जो हमारा रूल है कि आंख तभी वर्क करेगा, आंख के सेल्स तभी वर्क करेंगी जब इमेज कहां बन रही हो, दैट इज रेटिना पे बन रही हो, जो लाइट रेज एक दूसरे को कट कर रही हो वो कहां कर रही हो, रेटिना पे कट कर रही हो। अगर रेटिना पे नहीं कट कर रही है, रेटिना से आगे या पीछे, तो दैट विल बी अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, क्लियर। चलिए अब दूसरे डिफेक्ट पे आते हैं, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये भी अनदर काइंड ऑफ डिफेक्ट है, इन विच अगर आपकी ऑब्जेक्ट पास रखी है, ठीक है, नियर, मतलब आप हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब है, आप बोल सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, इसका क्या मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस भैया, आप दूर की चीजें तो देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, आसानी से, बट आप पास की चीजें नहीं देख सकते हैं, पास की चीजें नहीं देख सकते हैं। दोनों का रीजन मैं बताऊंगा क्यों दोनों होते हैं ऐसे, क्यों फोकल लेंस शिफ्टिंग या फिर आई बॉल लेंस का एक्सट्रैक्ट कर जाना, तो वो आपकी वो अलग बात है, वो मैं अभी रीजन आपको बताऊंगा। बट अभी जो हाइपरमेट्रोपिया है बेसिकली वो अनदर काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, इट मींस इसमें आपको चीजें नहीं दिखेंगी, अब वो रेंज हो सकता है किस रेंज में नहीं दिखेगी, वो कैटेगरी अलग है। तो ध्यान से पहली इमेज को देखें, तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो नियर पॉइंट क्या है बेसिकली, ये एक्चुअल ये एन डैश, ये क्या है देखिए, ये आपका क्या है, फिट आई के लिए है, ठीक है, फिट आई के लिए है, ध्यान से देखिएगा, ये किसके लिए, फिट आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं नॉर्मल आई के लिए है ये एन डैश क्या है, नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। बट जैस सॉरी यहाँ पे नहीं, ये मैं नॉर्मल आई का ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं, नीचे वहां पे दूसरा डायग्राम है, मान लीजिए ये नॉर्मल आई का क्या है आपका, नॉर्मल आई का क्या है, दैट इज एन इज द नियरेस्ट पॉइंट, ये क्या है, नियरेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, नियरेस्ट पॉइंट है, ये क्या है, नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट शिफ्ट हुआ है, उसमें क्या होता था, फार पॉइंट। तो याद कर लेना हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, नियरेस्ट पॉइंट क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है, और उसमें क्या होता था, इसमें फार पॉइंट क्या कर जाता था, शिफ्ट कर जाता था। तो आपको ये भी पूछ, यही छोटी छोटी बातें आपसे उठा के पूछे जा सकती हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या शिफ्ट करता है और मेट्रोपिया में क्या शिफ्ट करता है, तो वो अपने ऊपर, मायोपिया में, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सॉरी मैं आई होप यहाँ पे भी आई होप कंफ्यूज ही हो गया था मैं, हाँ रुक जाओ, इमेज अच्छे से मैं क्लियरिफाई करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ध्यान से देखो अच्छे से, ये क्या है आपका एन डैश, ये बेसिकली एन डैश है नॉर्मल आई के लिए, देखिएगा ध्यान से, ये क्या है नॉर्मल आई के लिए, मैं सही बता रहा था बट कंफ्यूज हो गया था, सॉरी,
ठीक है, ये क्या है नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल आई के लिए। अब ये डिफेक्टेड आई है आपका, ये डिफेक्टेड जो आप बात कर रहे हैं ये डिफेक्टेड आई है, और नियरेस्ट पॉइंट क्या कर गया है, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है। ठीक है, मतलब यहां पे अगर आपकी नियरेस्ट पॉइंट है, इससे अगर आप पास ले आएंगे इधर तो इमेज नहीं दिखेगी आपको, और ये नियरेस्ट पॉइंट का यही मतलब है कि नियरेस्ट पॉइंट से और अगर पहले लाते हैं, मतलब आंख के और पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, पास लाते हैं, तो आपको चीजें नहीं दिखेंगी। तो नियरेस्ट पॉइंट ये होना चाहिए नॉर्मल आई का, बट मेट्रोपिक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए ये क्या कर गया है, लेफ्ट में शिफ्ट कर गया है, और शिफ्ट करने की वजह से बस यहीं तक अब आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, बट नॉर्मल आई के लिए आप यहां तक देख सकते थे, बट हाइपरमेट्रोपिक के लिए ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है। वैसे ही अगर नॉर्मल आई के कंडीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, जो 25 सेंटीमीटर यहाँ कहाँ है, ये 25 सेंटीमीटर पे अगर हम रखते हैं तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के बाद बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना के बाद बनती है, रेटिना के बाद बनती है। ड्यू टू दैट जब तक इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं होगी तब तक हमें चीजें दिखेंगी नहीं। क्लियर है? अब आई होप आपको क्लियर होगा कि ये क्या था, नॉर्मल आई की कंडीशन थी फार नियरेस्ट पॉइंट की। फिर इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक आई है ये, जो क्या कर गई है, शिफ्ट कर गई है। शिफ्ट करने की वजह से बस इसी पॉइंट तक आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही लेफ्ट में आते हैं आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। और क्लियर क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, रेटिना के बाद हो रही है। कहां हो रही है, रेटिना के बाद हो रही है। क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब दूसरी चीज आती है, तीसरी चीज, ये सी होगा। सी क्या होती है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया कहने का मतलब है क्या, ये दोनों तरीके के डिफेक्ट अगर एक साथ आंख में हो जाए भाई, कि आपको कभी मायोपिया भी आप फील करें और हाइपरमेट्रोपिया भी अगर आप फील कर रहे हैं, मतलब दूर की भी ऑब्जेक्ट देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है और पास की भी। और ये क्यों होता है, ये ओल्ड एज में ही होता है, ओल्ड एज में ही होता है बेसिकली। ठीक है, और क्यों, क्योंकि जो आपकी सेलरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं ड्यू टू वीकनेस ऑफ सेलरी मसल्स। ठीक है, सेलरी मसल्स, ड्यू टू वीकनेस ऑफ सेलरी मसल्स हम क्या करते हैं, उतना विजिबल चीजें नहीं देख पाते हैं, पास की या दूर की। तो भाई आपको पता है कि इसके लिए हम करेक्टनेस बाद में बताऊंगा, मैं पहले उन दोनों का करेक्टनेस बताऊंगा, उसके बाद चीजें समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो करेक्टनेस देख लेते हैं। भाई विजन है तो उसके लिए हमें कुछ करेक्टनेस भी करना पड़ेगा। तो करेक्टनेस कैसे होगा इसके लिए हम बात कर लेते हैं पहले। तो पहले देखिए ये क्या था, हमारा फार पॉइंट था, मतलब इंफिनिटी की चीजें हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब दूर तक चीजें नहीं देख पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारी इमेज क्या बन जा रही थी, पहले ही बन जा रही थी। ये था, यहाँ पे बन जा रही थी। आप अगर ऊपर देखे होंगे तो ये आई थी, अगर तो दूर की अगर ऑब्जेक्ट लाते थे इनफाइनाइट से, तो वो आंख में जाने के बाद, लेंस पे जाने के बाद बिफोर रेटिना इमेज बन जा रहा था। ठीक है, बिफोर रेटिना। तो यहाँ पे एक जो प्यारा सा टर्म आएगा वो क्या आएगा कि भैया मुझे क्या करना, थोड़ा सा अगर मैं डाइवर्ज करा देता हूं लाइट रे को थोड़ा सा, तो ये कहाँ कट कर जाएगी, रेटिना पे। देखो लाइट रे पहले ऐसे थी, अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हो, ऐसे देखो, ऐसे थी, थोड़ा सा अगर दूर कर दूंगा तो ये यहां जाके कहीं कटेगी। थोड़ा सा अगर उठा दूं, दो लाइट रे लेना, एक टॉर्च इधर ले लो। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं पेन को दिखाने की कोशिश करता हूं। ये पेन है, यहाँ पे थी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। थोड़ा सा अगर मैं दूर कर दूं तो ये कुछ जाके इधर पे कट कर रही होगी। समझ में आया, मतलब थोड़ा सा आगे, मतलब क्या, हम थोड़ा सा डाइवर्ज कराने का काम कर रहा है ना। लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दूं, कन्वर्स थी ये ऐसे, हल्का सा अगर डाइवर्ज कर दूं, डाइवर्ज, तो ये यहाँ के बजाय वो कहाँ कट कर जाएगा, रेटिना पे कट कर जाएगा, और इमेज हमें क्या करने लगेगी, अच्छी से दिखने लगेगी, अच्छी से दिखने लगेगी। तो मायोपिक आई के लिए जो पहले इमेज फॉर्म हो रही थी उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। और नाम क्या है उसका, तो नाम है उसका कॉनकेव लेंस। क्या नाम है, कॉनकेव लेंस। क्लियर। तो हम मायोपिक आई में क्या करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा लाइट रे को डाइवर्ज करने की कोशिश करते हैं, मतलब हल्का सा दूर जाके बने। तो ड्यू टू दैट हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो जिन लोगों को मायोपिया, मतलब आपको पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, उनको यू प्रेफर किया जाता है कॉनकेव लेंस। और जिनको नहीं, दूर की चीजें दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं, उनको क्या किया जाएगा, उसकी बात अब कर लेते हैं। दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर की चीजें आपको दिखेंगी बट पास की चीजें नहीं दिखती हैं। क्यों, क्योंकि आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी, इमेज फॉर्मेशन आफ्टर द रेटिना हो रही थी यहाँ पे।
तो आपको देखो अब लाइट रे दूर बन रही थी इधर, मैं क्या करता हूँ हल्का सा देखो यहाँ पे लाइट रे ऐसे जा रही थी, मैं अभी इसको कन्वर्ज कर दूं तो ये अभी देखो ये दूर जा रही है, कहाँ जा रही है, दूर जा रही है ना, कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। अगर मैं इसको हल्का सा कन्वर्ज करा दूं, मतलब अंदर की तरफ, तो ये मीट कर जाएगी। तो मैं कितना कन्वर्ज कराऊंगा, मैं उतना ही कन्वर्ज कराऊंगा जहां तक कि लाइट रे रेटिना पे इमेज बना दे। कहाँ बना दे, रेटिना पे बना दे। तो कौन सी आप लेंस यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। भाई हमें क्या लाइट को रे करना है, कन्वर्ज कराना है, तो कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे आई के पहले। और यही लेंस क्या कहलाता है, ये लेंस कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो हम कभी भी अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं तो हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। अब अगर मैं बात करता हूं प्रेस बायोपिया के लिए, यहां आता हूं, तो अगर आपको ये डिफेक्ट दूर करना है तो क्या आपको दोनों यूज करना पड़ेगा, तो बोलेंगे हाँ। और ये लेंस को बोलते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस मतलब दोनों तरीके का लेंस होगा इसमें। कौन कौन सा, कॉनकेव भी प्रेजेंट होगा और कॉन्वेक्स भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों तरीके का डिफेक्ट प्रेजेंट है तो दोनों तरीके का आपको लेंस भी यूज करना पड़ेगा। तो एक ही चश्मे में ऊपर क्या कर देते हैं हम, ऊपर और नीचे दो लेंस का नेचर डाल देते हैं। यहाँ कॉनकेव पड़ जाता है और यहाँ क्या पड़ जाता है, कॉन्वेक्स पड़ जाता है। तो जब आपको पास की चीजें देखनी हो या दूर की चीजें देखनी हो तो वो अकॉर्डिंग टू आप उसकी चीजें अरेंज कर सकते हैं। बेसिकली जब आपको दूर की चीजें देखनी है तो आप ऊपर से देख लेंगे, पास की चीजें देखनी होती है तो नीचे चश्मा कर लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं भाई, कैटरैक्ट की बात कर लेते हैं। कैटरैक्ट बेसिकली क्या है, ये आंख आपको दिख रही होगी हल्का हल्का धुंधली, या फिर आपको बोलें कि मिल्की मिल्की ऊपर से सरफेस आपको दिख रहा होगा कि सरफेस क्या हो चुका है, मिल्की मिल्की हो चुका है सरफेस से। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन क्या हो गई है, स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है आई के ऊपर, मेम्ब्रेन की ग्रोथ हो जाती है आई के ऊपर। ड्यू टू दैट आप अपना विजन ब्लर हो जाता है, जो हमें चीजें दिखती है वो ब्लर हो जाती है। बाकी ये अपना ऑपरेशन के थ्रू हटा भी दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी भी बोलते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी। तो बेसिकली एक ये क्या है, जब ड्यू टू जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी, ये बेसिकली ओल्ड एज के लोगों में ही होता है, ओल्ड एज के लोगों में ही होता है कि उनकी आंखों के ऊपर स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी आंख व्हाइटिश होने लगती है और उन्हें चीजें इमेज क्लियर नहीं दिखती है ना, जिसको दुधिया दुधिया भी बोला जाता है हिंदी में, दुधिया हो गया आंख में, है ना। तो ये एक सर्जरी से भी हटाया जा सकता है और इसके लिए आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बाकी छोटा सा टर्म आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से पिछले लेक्चर में बताया था, बट यहाँ बता दे रहा हूँ। दैट इज आप एक बार किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, फिर आंख बंद करते हैं, तो आपके इमेज एटलीस्ट बन जाती है, उसकी आंख में इमेज रहती है। तो वो कितने देर तक रहेगी, जितना देर तक आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं 1/16 टाइम, ठीक है, सेकेंड तक रहती है, 1/16 सेकेंड तक, जितनी आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्लियर, जितनी देर तक, उसका 1/16 टाइम तक। चलिए इसके बाद अब जो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो पहले हम प्रिज्म की बात कर लेते हैं कि भैया प्रिज्म क्या है, हम इसके थ्रू अब क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारा काम क्या है, रिफ्रैक्शन पढ़ना, मतलब लाइट रे ट्रांसमिट करेगी, बेसिकली लाइट रे इस प्रिज्म से क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। तो प्रिज्म क्या है, बेसिकली ये भी एक ग्लास स्लैब की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, बट इसका शेप कुछ अलग है ग्लास स्लैब की तरह, बट इसका शेप कुछ अलग है। हम किसी ग्लास स्लैब को अगर डायगोनली कट कर दें, बेसिक से अगर मैं बोलूं कि ग्लास स्लैब ले लो रेक्टेंगुलर, उसको क्या करो आप डायगोनली अगर कट कर देते हो, ठीक है, डायगोनली अपोजिट, जैसे रूम के एक अपने रूम के ऊपर वाले छत के कोने से और नीचे वाले कोने में अगर ऐसे कट कर दो तो ये एक बेसिकली प्रिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और ये प्रिज्म के पास पहले तो 3 आपके पास रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ऐसे ही पीछे भी होगा, ऐसे ही नीचे भी होगा। और 2 ट्राइंगुलर सरफेस होते हैं, एक इधर होगा, एक यहाँ पे होगा पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये एक सरफेस उधर वाला, दैट इज ये वाला सरफेस हो सकता है एक। मतलब आपसे अगर कभी फेस के बारे में पूछा जाए तो आप बोलेंगे रेक्टेंगुलर फेस कितना होगा प्रिज्म में, वो होता है 3, और ट्राइंगुलर फेस कितना होता है, ट्राइंगुलर फेस तो वो होता है 2, विच एक्ट एज अ बेस। क्लियर। तो 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, 3 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस। ये भी एक तरीके का ग्लास स्लैब ही, बट इन फिक्स शेप, दैट शेप इज अ 3 रेक्टेंगुलर फेस एंड
टू ट्रायंगुलर फेस। A prism has solid shape containing two identical ends such as triangular and square, rectangle, ठीक है, etc. Flat faces or surfaces and uniform cross sections across its length। तो ये रहा प्रिज्म। अब इसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है। तो एक नॉर्मल रे, किसी एक लाइट की बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट के लिए हम आगे बात करेंगे। एक किसी अलग लाइट रे की बात कर रहे हैं, रेड की, सिंगल मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं, मतलब सिंगल रे, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करता हूं मैं। कोई भी लाइट रे अगर आप इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है, इंसिडेंट करवाते हैं, तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। ये क्या है, मान लेते हैं ग्लास है, और यहाँ पे क्या है, एयर है। तो एयर टू ग्लास जब भी जाएगी तो ये कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है। कहाँ जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है। क्लियर। तो यहाँ से रेयरर टू जब भी डेंसर जाएगी तो वो क्या करेगी, अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल भागने की कोशिश करेगी। तो बिल्कुल अब इस सरफेस के आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। और ये लाइट रे कुछ यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही थी, ये लाइट रे कुछ यहाँ पे ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी। आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल दिख भी रहा होगा, दिखना भी चाहिए। तो ये अब क्या करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल भागने की कोशिश करेगी, और वो कहाँ चली जाएगी, इधर चली जाएगी। इधर देखो कहाँ भाग गई है, इधर भागी है ना, इधर भागी है ना, डेविएट हुई है। बेसिकली ये क्या है, डेविएशन एंगल बोल सकते हैं इसको, बट टोटल डेविएशन एंगल इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, डेविएट कर गई है। अब हमारा काम जो आता है वो दूसरा, कि भाई ये तो रहा पहला सरफेस। अब इस सरफेस पे क्या करेगी, ग्लास टू एयर अगेन जाने वाली। यहाँ पे क्या हुआ, एयर टू ग्लास आ रही थी, यहाँ पे ग्लास टू एयर। तो दो रिफ्रैक्शंस बेसिकली होते हैं कहाँ पे, प्रिज्म में। आप अगर प्रिज्म में बोलेंगे रिफ्रैक्शंस कितने होते हैं, तो दो होते हैं, एक प्राइमरी सरफेस पे, एक आपकी सेकेंडरी या फिर लास्ट सरफेस पे। अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप नॉर्मल खींचने की कोशिश करेंगे, और ये नॉर्मल रहा उस सरफेस के लिए। अब लाइट रे अगर जाना चाहती तो वो जाती इस तरीके से, कुछ इधर जाना चाहती थी, अगर लाइट रे कुछ जाती तो इस तरीके से जाती। बट एक्चुअली अब हमें क्या पता है, यहाँ पे भाई अगेन रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस पाथ से तो कहीं ना कहीं वो दूर ही जाएगी, मतलब इधर जाएगी। किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया। पहला इंसिडेंट रे ये गई, और ये नॉर्मल से एंगल बना रही है, इसको, इस एंगल को क्या बोलते हैं, आई, मतलब इंसिडेंस एंगल। यहाँ क्या लिखेंगे, इंसिडेंस एंगल, एंगल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल ई बोलते हैं, दैट इज ये। और ये क्या होता है, इमरजेंस, मतलब क्या है, प्रिज्म से जो निकलती है, इमरजेंस एंगल, इमरजेंस एंगल बोलते हैं। क्लियर। और अगर इस लाइट को बात करें, ये हमारी देखो, अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ये रही प्रिज्म हमारी, ठीक है, ये रही प्रिज्म हमारी। अब यहाँ से एक लाइट रे एंटर करी है, जो हमें मेजर समझना है। ये तो पार्ट हमारा खत्म है नॉर्मल। यहाँ से लाइट रे गई, इधर गई और इधर पास कर गई, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग वाली लाइट रे ये थी और फाइनल वाली लाइट रे ये थी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा प्रिज्म क्या करता है, मैं अगर लाइट रे ऐसे प्रोवाइड करता हूं तो मुझे वो ऐसे प्रोवाइड कर देता है। क्लियर। मतलब पाथ क्या कर देता है, डेविएट कर देता है। मैं ऊपर की तरफ दे रहा था, वो क्या कर देती है, नीचे की तरफ डेविएट कर देती है। तो वो डेविएशन कितना चेंज होता है, किस एंगल से, वो एंगल क्या है, ये एंगल इधर है और ये टोटल इधर है। मतलब यहाँ पे जा रही थी, इधर जानी चाहिए थी, बट जा इधर, ये मतलब टोटल कितना डेविएट की है, इसको डेल्टा से दिखाते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा को डेविएशन एंगल, मतलब कितना अपना रास्ता बदल दिया है उस लाइट रे ने ड्यू टू प्रिज्म। प्रिज्म के आने से कितना रास्ता उस लाइट रे का बदला है, दैट एंगल इज कॉल्ड द, किस एंगल से बदला है बेसिकली, दैट एंगल इज कॉल्ड द डेविएशन एंगल। अगर यहाँ पे मैं पूछूं आपसे डेविएशन एंगल, तो ये पीछे की तरफ आप खींच लेंगे और ये इधर की तरफ, तो ये एंगल क्या होगा, बेसिकली ये डेल्टा है और ये क्या है, डेविएशन एंगल। क्लियर। वो क्या है, बेसिकली डेल्टा, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। और यहाँ पे एक प्यारा सा चीज है भाई, जो भी ये आप सरफेस देखते हैं, जो ये एंगल बनाते हैं ट्रायंगुलर सरफेस एक दूसरे के बीच में, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है इसे, ठीक है, प्रिज्म बोला जाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये ए बेसिकली एक फिक्स एंगल पे होंगे, कोई एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है उन्हें। चलिए, तो ये रही पाथ हमारी, ये रहा कैसे क्या होगा और कैसे क्यों होता है, ये टोटल मीडियम के चेंज की वजह से वो सारी चीजें हमें दिखती है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज दिखती है, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये क्यों व्हाइट लाइट बोला जा रहा है, इसकी कहानी आपको आगे समझ में आएगी। पहले तो आप देखिए व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का क्या मतलब है, ये लाइट इज व्हाइट इन कलर। जैसे ही हम प्रिज्म पे डालते हैं, हमें प्रिज्म पे टोटल 7 कलर्स मिलते हैं, 7 कलर
मिलते हैं, 7 कलर मिलते हैं। और ये क्यों मिलते हैं इसके ऊपर अब बात करते हैं। 7 कलर बेसिकली क्यों मिलते हैं, क्यों और कौन कौन से मिलते हैं इसके ऊपर देख लीजिए। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो और ऑरेंज, और कौन सा मिलता है दैट इज रेड। ठीक है, विबग्योर, सॉरी जी गया यहाँ पे, ग्रीन था। ठीक है, विबग्योर बेसिकली हमें मिलता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो एक व्हाइट लाइट से जब प्रिज्म पे हम लाइट गिराते हैं व्हाइट लाइट को, तो वो प्रिज्म क्या करता है, हमें टोटल 7 कलर देता है। और ऊपर जो कंडीशन पड़ी इन 7 में से कोई एक कलर आप पिक कर लीजिए। तो ये टोटल 7 कलर हमें प्रोवाइड करता है। और टोटल 7 कलर अगर व्हाइट लाइट से कोई भी प्रिज्म पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर आप बोलें कि व्हाइट लाइट से अगर कन्वर्जन हो रहा हो उसमें 7 कलर्स का, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। बेसिकली डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट भी आप देखेंगे यहाँ पे, जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है, एग्जांपल की बात कर लीजिए तो रेनबो इज ऑल्सो इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। रेनबो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट। तो डिस्पर्सन है क्या, बेसिकली है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल लाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्सन। अब ये क्यों होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट के कारण, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के कारण भी होता है। और क्या होता है, ड्यू टू वेवलेंथ के कारण भी होता है, वेव लेंथ के कारण भी होता है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, आपको मैंने बताया होगा मीडियम में कि जैसे ही मीडियम में जाती है स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है। स्पीड क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। अगर डेंसर मीडियम है तो स्पीड कम हो जाएगी, किसमें, कम हो जाती है डेंसर मीडियम में। अगर आपका मीडियम क्या है, रेयरर है, तो स्पीड फास्टर हो जाती है। और यहाँ पे डेविएशन की बात करूंगा मैं, तो सबसे कम ये क्या है, ये है। और यहाँ से अगर मैं बात करूंगा ये, तो सबसे कम जो डेविएशन होता है वो किसका है, आर का है। ये डेल्टा आर मतलब डेविएशन फॉर रेड लाइट, और डेल्टा वी फॉर डेविएशन फॉर वॉयलेट। तो सबसे कम जो डेविएशन होती है, कम डेविएशन जो होती है, कम डेविएशन वो किसके लिए होती है, रेड के लिए होती है। और सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, वॉयलेट के लिए होती है। फिर डेविएशन इंडिगो के लिए होती है, फिर डेविएशन ब्लू के लिए होती है, फिर डेविएशन ग्रीन के लिए होती है, फिर डेविएशन येलो के लिए होती है, फिर डेविएशन ऑरेंज के लिए होती है, फिर डेविएशन रेड के लिए होती है। ये क्यों होती है, बिकॉज सबकी वेवलेंथ में वेरिएशन है, और ड्यू टू वेवलेंथ उनकी स्पीड इन मीडियम में भी चेंज आता है, वेवलेंथ की वजह से भी और अपनी स्पीड के भी वजह से होती है। और कैसे होती है उसकी बात भी हम एक रेशियो के थ्रू मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आइजैक न्यूटन साहब पहले थे जिन्होंने क्या किया था, व्हाइट यूजेज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। इन्होंने क्या किया था, किसी ग्लास को यूज किया था, किसके लिए, सनलाइट को स्पेक्ट्रम में बदलने के लिए। जो 7 कलर आपको दिख रहे हैं बेसिकली दैट आर द स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ही ट्राई टू स्प्लिट द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट फर्दर बाई यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। उन्हें क्या लगा भाई कि एक प्रिज्म से अगर 7 कलर हमें मिल रहे हैं, तो मैं अगर 2 प्रिज्म लगा देता हूं तो और कलर हमें 14-15 कलर मिल सकते हैं। तो वो फर्दर सेम प्रिज्म रिवर्स केस में उन्होंने यूज कर दिया। तो जैसे ही व्हाइट लाइट उन्होंने दिया था उसी कंडीशन में पैरेलल व्हाइट लाइट उनको मिल गई। तो यहां से उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन लगाई, बेसिकली यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको कुछ नहीं लगाना है कि यहाँ पे पहले डिस्पर्स हुई लाइट, फिर क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, और कन्वर्ज होने की वजह से सारा फिर से व्हाइट लाइट। तो उन्होंने बोला कि जो व्हाइट लाइट होती है हमारी, जो व्हाइट लाइट होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट, 7 कलर्स। ठीक है, बेसिकली किन किन कलर्स की, वो 7 कलर की कॉम्बिनेशन होती है। ये किसने बताया था, ये भी न्यूटन सर ने ही बताया था कि जो हमारी लाइट रे होती है व्हाइट लाइट, वो बेसिकली 7 कलर्स ऑफ लाइट से मिलके बनी हुई थी, कंबाइंड। क्लियर, और कौन कौन से 7 होते हैं, विबग्योर, आप उनको याद कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ बता दे रहा हूँ एक बार, मैं यहाँ पे एक बार वेवलेंथ बताने की कोशिश कर रहा हूं। विबग्योर इधर क्या करती है, वेवलेंथ बढ़ती है, इधर वेवलेंथ का इधर रेशियो बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ती है, इधर बढ़ती है। क्लियर, तो ये एक रेशियो है कि जब आप विबग्योर, सबसे ज्यादा वेवलेंथ बात करूंगा तो मैं लैम्डा आर सबसे ज्यादा होगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपकी भाई रेंज भी ज्यादा है। आप बोलते हैं बाइक के पीछे आप देखे होगे रेड कलर की ही
क्यों लगाई जाती है लाइट, जो बाइक के पीछे जो लाइट लगती है वो रेड कलर की क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा दूर से ही हमें दिख जाती है, ठीक है। ड्यू टू वेवलेंथ हमें ज्यादा दूर से ही विजिबल होती है, क्योंकि उस वेव की लेंथ ज्यादा, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो ज्यादा दूर तक कौन ट्रेवल करेगा, दैट इज डेल्टा आर, ठीक है। ये क्यों, सॉरी लैम्डा आर, लेंथ, वेव लेंथ ऑफ रेड कलर इज बेसिकली मोर, सो ड्यू टू दैट ये ऐसी चीजें होती है। तो आप न्यूटन सर ने क्या बोला था, सिंपल सा, कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में 7 कलर की बनी हुई होती है, वो कौन कौन से कलर हैं, तो वो विबग्योर हैं। और इन्होंने कैसे ऑब्जर्वेशन लगाई, इन्होंने सोचा अगर एक प्रिज्म 7 कलर दे रहा है तो मैं एक और प्रिज्म लगा के देखता हूं जो कि क्या करेगा, 7 से 14 कलर कर देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, वो क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आए कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा था, तो बेसिकली 2 प्रिज्म अगर कहीं पे भी आपको मिले तो ये ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक तरीके से ग्लास स्लैब की तरह एक्ट करता है। जो ग्लास स्लैब में आप देखते हैं कि अगर लाइट रे आप ऊपर से पास करते हैं तो यहाँ से भी क्या निकलती है, पैरेलल निकलती है, ठीक है। कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट जरूर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, तो कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जो न्यूटन सर का एक्सपेरिमेंट था वो क्या कहता है बेसिकली, कि जो आपकी 2 प्रिज्म है, अगर दोनों आप रिवर्स केस में लगाते हैं तो दोनों एक दूसरे क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ये क्या करता है, 7 लाइट में कवर कर डिवाइड कर देता है, 7 में ये क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है। तो बेसिकली अगर अपोजिट करके आप 2 प्रिज्म का यूज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्लियर। तो एग्जाम्पल ऐसे ही डिस्पर्सन का एग्जाम्पल, सनलाइट की जो आपकी रेज है उसका एग्जाम्पल है रेनबो। तो रेनबो क्या है बेसिकली, रेनबो, और रेनबो है कि आप जब सनलाइट हमारी आती है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे 7 कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये 7 कलर्स आपको दिख रहे होंगे। ये क्यों होता है फॉर्मेशन, क्योंकि जब लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, दैट इज नमी होनी चाहिए आपकी, कहाँ, नमी होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में। नमी का कहने का मतलब रेन ड्रॉप्स होनी चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर रेन ड्रॉप्स नहीं, वाटर की ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए, जहां से क्या हो सके, रिफ्रैक्शन हो सके लाइट रे का। अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो ये इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ये जो आप देखते हैं रेनबो, ये बेसिकली नहीं होती। तो ये होता क्या है, सनलाइट से जैसे ही लाइट रेज आती है वाटर से, यहाँ पे सरफेस पे अगेन रिफ्रैक्ट करती है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट करती है, और 3 रिफ्रैक्शन के बाद वो फर्दर ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ लैम्डा, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ ये क्या करती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। बट उसके लिए भी ये जो आपकी अरेंजमेंट है ये फर्दर ऐसे और सर्कुलर होती है। ये जो अरेंजमेंट दिख रही है आपको, ये पूरी सर्कुलर होती है, और जहां आप बैठे हो ये एक तरीके का कोन होता है, जितनी भी सरफेस है ये एक तरीके से क्या होता है, कोन की तरह ट्रीट किया जाता है। ये कोन की तरह ट्रीट किया जाता है कि जो भी आपके, ठीक है, एक एंगल है दैट इज 42 या 45 के बीच का एंगल बनना चाहिए फॉर योर रेनबो फॉर्मेशन। अगर आप कभी भी रेनबो फॉर्मेशन कर रहे हो तो आफ्टर रिफ्रैक्टिंग जो सनलाइट है और जो आपकी ऑब्जर्वर लाइट रे ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल दैट इज 42 टू 45 के बीच में अगर नहीं है तो आप क्लियर रेनबो नहीं देख पाएंगे। और ये कैसा होता है, जो सिनेरियो बनता है वो रेनबो इज लाइक अ सरफेस, जो आपका कोन, अगर एक कोन की तरफ ऑब्जर्व करें, ये आपका कोन है, ये आपका क्या है, कोन है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये इस पूरे कोन के इस सरफेस को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और ये एंगल क्या है, दैट इज ये 42 टू 45 के आसपास है। ठीक है, एक बार क्लियर कर लेना क्या है, मैं भी देख के कमेंट कर दूंगा उसको। ठीक है, 42 टू 45 के आसपास है, और ये जो भी रेनबो बन रही है वो कहाँ बन रही है, इस सरफेस पे ही बन रही है। और ये टोटल क्या होती है, टोटल ये सर्कुलर होती है। हमें कैसी दिखती है, वो हमें दिखती है सेमी सर्कुलर। बट अगर आप एरोप्लेन से जाएं, क्योंकि हमारा विजन ही है उतना, आप दूर तक पूरा अपने दूर तक नीचे वाली चीजें नहीं देख पाते हो, बट आप जैसे एरोप्लेन से देखोगे तो आपको पूरी सर्कुलर मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ सेमी सर्कुलर मिलती है, ड्यू टू हमारी विजन उतनी नहीं है कि हम नीचे वाली भी चीजें देख पाए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर ऑब्जर्वर देख रहा है तो बस इतनी ही चीजें देख पाएगा, इसके नीचे वाली चीजें ग्राउंड के नीचे उसे लगेंगी, दिखेंगी नहीं। तो हमें आधी सेमी सर्कुलर क्यों दिखती है, इसका रीजन मैंने चैनल पे भी बता रखा है और यहाँ पे भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हमें अलग अलग चीजें सिखाती हैं, जो अलग अलग चीजें बताती हैं। ये क्यों होता है, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे पास
एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। कहने का क्या मतलब है, आप बोल सकते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब इनकी वजह से कुछ हमारी जो मीडियम जो बोलते हो आप कि पार्टिकल क्या है, बेसिक मीडियम क्या था, बेसिकली एक तरीके का पार्टिकल अरेंजमेंट था। मीडियम क्या था, पार्टिकल अरेंजमेंट था। अगर पार्टिकल पास पास आते हैं तो मीडियम, वी कैन से दैट मीडियम इज द डेंसर मीडियम। पार्टिकल का ही अरेंजमेंट को हम क्या बेसिकली समझते हैं, एक मीडियम की तरह ट्रीट करते हैं पार्टिकल के अरेंजमेंट को। तो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द हाइट वेरी करते हैं कि पार्टिकल्स क्लोजर हैं, पास हैं, दूर हैं, क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हॉटर एयर इज लाइटर मतलब लेस डेंस, और बोला जाता है हॉटर एयर मतलब जितना आप ऊपर जाएंगे, सन के क्लोजर जाएंगे, वो सारी चीजें क्या होंगी, उतनी ही हॉटर होंगी। जितना उनसे टुवर्ड्स द अर्थ आएंगे वो सारी क्या होती है, डेंसर होती है। क्लियर। लेस डेंस मतलब क्या है, रेयरर बोल सकते हैं, और कूलर एयर अबव इट दैट इज डेंसर। ठीक है, डेंसर। क्लियर। हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स slightly less than that of cooler air, since the physical condition of refracting medium are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air and fluctuates। तो जो भी हमें ऑब्जेक्ट दिखते हैं जो ऊपर हमारे, वो सारे क्या दिखते हैं, रियल पोजीशन पे हमें नहीं दिखते हैं, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्रैक्शन इन आवर सराउंडिंग, इन आवर एटमॉस्फेयर। कोई भी, जैसे अगर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की ही बात करें, यहाँ पे स्टार आप देख सकते हैं, एक्चुअल यहाँ पे है, ठीक है, एक्चुअल यहाँ पे है। अब जैसे जैसे नीचे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ऊपर क्या था, हॉटर एयर थी, मैंने बोला ना ऊपर क्या था, हॉटर एयर। नीचे जैसे जैसे आते हो इन कंपेरिजन टू दैट मीडियम क्या होता जाता है, डेंसर होता जाता है। नीचे नीचे क्या होता है, मीडियम डेंसर होता जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। और इंक्रीज करने के कारण आप किसी भी पाथ पे देखेंगे तो ये पाथ रे ऐसी जानी चाहिए थी, बट ये बेंड कर गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कहाँ जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए थी, ये अगेन। तो ये क्या करते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल आने लगते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये लाइट रे कुछ ऐसे आती है कि हमें दिखती है कि कुछ ये इस पोजीशन पे आ रही है। कहाँ से आ रही है, इस पोजीशन पे, और ये हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो हाइट क्या हो गई है, और बढ़ गई है एक्चुअली। तो ये मल्टीपल रिफ्रैक्शन, जो पार्टिकल्स हैं आपके नीचे आएंगे तो वो क्या होते हैं, डेंसर होते जाते हैं, ऊपर क्या होते हैं, रेयरर। तो जब भी रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल आपकी लाइट रे क्या करती है, बेंड कर जाती है। जैसे यहाँ पे आप आ रहे थे, ये क्या है, आपका नॉर्मल है, आपको जाना है इधर, तो आपकी लाइट रे क्या करेगी, यहाँ दब जाएगी, और एक रेंज आएंगे लगभग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के आसपास, फिर से क्या करेगा, ये हल्का हल्का बेंडिंग ऐसे ही होती जाएगी। तो ये बेंडिंग होती जाती है, फाइनल रे मान लेते हैं यहाँ आती है, तो इसको पीछे अगर आप बढ़ाते हैं तो कुछ आपको लाइट रे कहाँ से दिख रही होगी, यहाँ से, बट आ कहाँ से रही, यहाँ से। तो हाइट का डिफरेंस दोनों के बीच में आया। तो ऐसा ही हाइट का डिफरेंस जो हमें एक्चुअल दिखती है, जो हमें दिखती है, जो हम स्टार्स देख पाते हैं, वो उस हाइट पे नहीं होते हैं जहां दिखते हैं, वो बेसिकली उससे नीचे ही होते हैं। ठीक है, और ये अपरेंट जो पोजीशन होती है ये भी फिक्स नहीं होती है, ये भी चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। ये हमेशा क्या करती है, चेंज होती रहती है। आपकी सराउंडिंग्स के पार्टिकल हमेशा अरेंज करते रहते हैं एक दूसरे को, तो उसके कारण बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण जो अपरेंट पोजीशन क्या करती है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के कारण आपकी अपरेंट पोजीशंस भी चेंज होती रहती है, और ड्यू टू दैट हमें जो स्टार दिखता है वो कैसा दिखता है, कि वो ट्विंकल कर रहा है। हमें लाइट रेस पूरी नहीं प्रॉपर दिख पाती है, प्रॉपर नहीं चेंज करती हुई अपनी पोजीशन, ड्यू टू दैट हमें क्या लगता है, दैट इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बट वो ट्विंकल नहीं करते। क्लियर। अगर बात करें हम प्लैनेट्स की, कि प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखते हैं भैया, क्योंकि ये हमारे पास क्लोजर भी होते हैं और ये लार्जर इन साइज भी होते हैं, ड्यू टू दैट हम बोलते हैं ये ट्विंकल नहीं करते हैं। क्लियर। तो अगर आपसे कभी बोला जाए कि क्या हमारा जो स्टार है वो पास होता है हमारे देन दे अपीयर, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। वो हाँ बिल्कुल, जितना वो अपीयर करते हैं उससे तो पास ही होते हैं, बट अगर आप बोलेंगे कि क्या उससे दूर होते हैं, तो दूर नहीं होते हैं एटलीस्ट। ठीक है, तो दूर वाली कंडीशन नहीं बोलनी है, वो पास ही होते हैं। फ्लक्चुएट करता है बिकॉज चेंज इन द अपरेंट पोजीशन। अपरेंट पोजीशन को क्या बोलते हैं, फेक पोजीशन, जहां पे हमें लगती हो बट एक्चुअली वो वहां पे ना हो। क्लियर। चलो अगली चीज आती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, जो आती है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। अब आप देखते होंगे कि जो एक्चुअल सनसेट या फिर एक्चुअल सनसेट का टाइम, सनराइज का टाइम होता है, वो हमें अगर आप देखें क्लेरिफाई कर दिया जाता है
बट उससे 2 मिनट पहले हमें एटलीस्ट एक झलक दिखने लगती है कि सूर्य आ रहा है, ठीक है, सूर्य उदय हो रहा है, एक झलक दिखने लगती है 2 मिनट पहले। और ऐसे ही डिले जब सन सेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें एक झलक दिखती है। तो ये क्यों दिखती है? ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कारण है। कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हॉरिजॉन, इस हॉरिजॉन के ऊपर जब आ जाता है सन तो हम बोलते हैं कि हमारा सन राइज हो गया है, ठीक है। जब इस हॉरिजॉन के ऊपर सन आ जाता है तो हम बोलते हैं सन राइज हो गया है। इस हॉरिजॉन के नीचे चला गया, इधर अगर आप बोलें कि इधर, सॉरी इधर, इस हॉरिजॉन के नीचे चला गया तो ये क्या हो गया, सनसेट हो गया। जैसे ही हॉरिजॉन के नीचे ही होगा, लाइट रे कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है और ड्यू टू चेंज इन मीडियम, चेंज इन एटमॉस्फेरिक रेंज, ये क्या करती जाती है, रिफ्रैक्ट करती जाती है। ये कुछ इधर जानी चाहिए थी बट ये बेंड करती जाती है। और ड्यू टू बेंडिंग हमें क्या लगता है, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के कारण ये कुछ ऐसी जानी चाहिए थी, बट ये रिफ्रैक्ट करते करते बेंड होते होते यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर खड़ा है अर्थ के सरफेस पे तो उसे क्या दिखता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से लाइट रे प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये भी मल्टीपल रिफ्रैक्शंस के कारण होती है, चेंज इन मीडियम के कारण ही होता है। जैसे अब ऐसे ही सनसेट की बात करें तो सनसेट पे जब हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा, अगेन यहाँ से जो लाइट रे प्रोड्यूस करेगा वो जाना चाहिए था इधर कुछ, बट वो बेंड करते करते यहाँ जाता और उसे लगता है क्या कि ऑब्जेक्ट यहाँ से दे रहा है। तो दिस इज, अगर आपसे बोला जाए कभी भी डिलेड तो आप बोलेंगे ये किस लिए होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक 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 रिफ्रैक्शन। क्लियर, ये किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता तो हम बोलते हैं जितने एग्जैक्ट टाइम पे आपका हॉरिजॉन अगर ये है, इस हॉरिजॉन से ऊपर आया तो सनसेट हो गया, इस हॉरिजॉन के नीचे गया, सॉरी सनराइज हो गया, इसके नीचे गया तो सनसेट हो गया। तो जो ये सनराइज या फिर सनसेट होता है ये किसके कारण होता है, दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमने किस में पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था। कौन सा इफेक्ट, दैट इज टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट है ना, टिंडल इफेक्ट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट के पार्टिकल्स, लाइट के पार्टिकल्स, किसी भी लाइट के पार्टिकल्स अगर मीडियम के पार्टिकल से, मीडियम के पार्टिकल से पार्टिकल से पार्टिकल से रिफ्लेक्ट करके अगर चारों डायरेक्शन में डिवाइड कर जाते हैं, जैसे मैं लाइट रे यहां से लेता हूं, ये पार्टिकल है, इससे रिफ्लेक्ट करके सारे लाइट रे क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है हर एक डायरेक्शन में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब एक सिंगल पाथ में लाइट रे जा रही थी, ये एक सिंगल पाथ में, इससे टकराने के बाद मीडियम के पार्टिकल से ये अलग अलग डायरेक्शंस में डिवाइड हो गई, अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गई, और दिस इज द कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये तभी पॉसिबल है जब ये, अगर इसका पार्टिकल क्या हो, मीडियम का पार्टिकल क्या हो, लार्जर हो साइज में, जो उसको एटलीस्ट टकराए, उससे टकरा पाए, लाइट के पार्टिकल्स इससे टकरा पाए। ठीक है, जैसे आपने देखा था अगर क्लास 9th की केमिस्ट्री में यही है कि ट्रू सॉल्यूशंस में आपको ये स्कैटरिंग नहीं मिलती है, ट्रू सॉल्यूशंस में। क्यों? क्योंकि ट्रू सॉल्यूशंस क्या, एक मीडियम है बेसिकली, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, लाइट को ट्रेवल करा रहे हैं, और उसका साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है काफी कम होता है, साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है वो काफी कम होता है। ड्यू टू दैट वो उसको स्कैटर ही नहीं करते। जैसे अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें मैं बोलूं कि तुम किसी से टकराओगे और रुक सकते हो, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं तुमसे कि तुम यहां से चल रहे हो, अगर चलते चलते क्या करोगे, इससे टकराओगे, और इससे टकराने के बाद तुम्हें हर डायरेक्शन में जाना है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई मैं जितना मेरे का पार्टिकल है, मेरे लाइट के जितने पार्टिकल्स हैं, एटलीस्ट इतना बड़ा तो पार्टिकल ये होना चाहिए कि इससे टकरा सको। अब इतना छोटा होगा कि टकरा ही नहीं पाओगे। अगर मैं बोलूं कि मैं अगर टकरा सकता हूं किससे, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से, तो तुम बोलोगे भाई तुम तो पागल हो, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि तुम डेली चलते हो इधर उधर तो तुम टकराते हो बेसिकली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल्स काफी छोटे हैं। तो फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स मस्ट बी इन रेंज टू सो दैट दे कैन स्कैटर द लाइट बेसिकली। ठीक है, तो टू सॉल्यूशंस में ये क्यों नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल साइज। तो आप अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रीजन भी पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम मस्ट बी इन दैट लेवल सो दैट दे कैन स्कैटर द लाइट। क्लियर, स्कैटर द लाइट। अब बात आती है भाई कि वाई ब्लू इन अपीयरेंस, तो इसके लिए कुछ रीजंस हैं, पहले मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक रेशियो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, दैट इज स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d की पावर आई होप 6, दैट इज द डायमीटर ऑफ पार्टिकल। d क्या है बेसिकली डायमीटर ऑफ पार्टिकल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा की पावर 4। ये क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो यहाँ से ये रेशियो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखो स्कैटरिंग जो होती है, ठीक है, जो भी स्कैटरिंग आपका पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल स्कैटरिंग करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लैम्डा पे भी डिपेंड करता है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर आपसे बोला जाए, ठीक है, कि स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होगी, तो आप बोलेंगे जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। और जिसका डायमीटर, जिसके पार्टिकल का डायमीटर ज्यादा होगा, उसकी भी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो यहां से देखिए वाई, ये रीजन जो है इसी पे बेस्ड है, वाई स्काई आर ब्लू इन अपीयरेंस, क्योंकि दिन जो आपके पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, दे आर वेरी फाइन, है ना, बहुत ही छोटे होते हैं, वेरी फाइन इन कंपेयर टू विजिबल लाइट रे की जो पार्टिकल्स है, जो हमारे पास लाइट रेज हमें जो दिखती हैं, हमें क्यों स्काई बेसिकली हमें दिखना चाहिए था व्हाइट, ठीक है, हमें जो दिखना चाहिए था वो व्हाइट मान लेते हैं अगर। तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेरी फाइन होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं। और ड्यू टू दैट ये किसे रिफ्रैक्ट कर पाते हैं, किसे स्कैटर कर पाते हैं, ये शॉर्टर वेवलेंथ के ही जो लाइट रेज है उन्हें रिफ्रैक्ट कर पाते हैं, और वो क्या है, ब्लू लाइट। और ड्यू टू दैट हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो किसे स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, यहां से भी ये भी चीज हमें पता चली। और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स होते हैं, वो किसे बेटर स्कैटर करते हैं, वो बेटर स्कैटर करते हैं रेड लाइट को, लैम्डा को। तो इन दोनों रिलेशन से हमें ये पता चला भाई, जिसका डायमीटर ज्यादा मतलब लार्जर पार्टिकल है अगर मीडियम के, तो वो बड़ी वाली वेवलेंथ को अच्छे से, रेड लाइट्स को जो बड़ी वेवलेंथ है उनको अच्छे से स्कैटर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस तक। और जो पार्टिकल के साइज अगर छोटे हैं आपके, तो वो किसे बढ़िया तरीके से स्कैटर करेंगे, दैट इज ब्लू लाइट। एंड दैट इज द रीजन कि हमें दिन में हमारा जो स्काई है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है, बिकॉज ब्लू लाइट को ही फाइन पार्टिकल्स, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, वो इसे बढ़िया से रिफ्रैक्ट कर पाते हैं। क्लियर। और यहाँ पे बात करें तो दैट इज कलर ऑफ सनसेट। जब हम कलर ऑफ सनसेट की बात कर रहे हैं कि हमें सनसेट क्यों रेड दिखता है, रेड दिखता है, तो यहाँ पे भी जो हमारी रेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है रेंज। तो सारी अपनी जितनी भी लाइट रेज हो जाती है, देखिए यहाँ पे दिन के मुकाबले रात में आपकी रेंज जो हो जाती है, जो सनसेट के टाइम पे या फिर सनराइज के टाइम पे रेंज जो होती है ऑब्जर्वर और बिटवीन द सन, वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ से ये रेंज होती है, बढ़ जाती है। और ड्यू टू दैट सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ वाली ही लाइट रेज क्या कर पाती हैं, स्कैटर कर पाती हैं वहां तक। बाकी की सारी लाइट रेज टोटली स्कैटर करके इधर उधर फैल जाती हैं, बट लॉन्गर वाली जो होती हैं वेवलेंथ की, बस वही क्या करती हैं, ऑब्जर्वर तक ट्रेवल कर पाती हैं। बाकी की सारी लाइट स्कैटर करके पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, बट ये क्या करती हैं, लॉन्गर वेवलेंथ वाली ही सिर्फ यहाँ तक पहुंच पाती हैं ड्यू टू साइज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमें इसलिए क्या दिखता है, वो रेड दिखता है। तो ये एक रीजन है कलर ऑफ सनसेट एंड कलर ऑफ सनराइज के लिए। नहीं समझ में आया, ध्यान से एक बार और समझ लो। देखिए जब हॉरिजॉन, नियर हॉरिजॉन, जब भी आपका क्या होता है, सन होता है जब नियर हॉरिजॉन, तो उसे ज्यादा रेंज तक ट्रेवल करना है लाइट रे को टू द ऑब्जर्वर, ताकि वो उसे ऑब्जर्व कर सके। तो जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती हैं, जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती हैं, वो क्या कर जाती हैं, स्कैटर कर जाती हैं। सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट बचती है, दैट इज रेड बचता है, रेड लाइट। और इसलिए हमारा जो सन होता है वो रेडिश इन कलर दिखता है। अब दिन में देखेंगे तो जो भी सनलाइट होती है वो कैसी दिखती है, व्हाइट दिखती है, बिकॉज यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमारे जस्ट एबव, वो कम करना होता है लाइट रेज को। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि नहीं होती है, बस लेस ब्लू एंड वॉयलेट लाइट ही रेज क्या करती हैं, स्कैटर कर पाती हैं। तो ड्यू टू दैट उतना इफेक्ट नहीं पड़ता हमें, बाकी के कलर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से वो लाइट रे कैसी दिखती है, व्हाइट ही दिखती है। तो दिन में क्यों व्हाइट दिखती है और शाम को क्यों अपना रेडिश दिखती है, दिस इज द रीजन कि यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ वाली क्या करती हैं, स्कैटर कर जाती हैं, फैल जाती हैं, खो जाती हैं। बट जो लॉन्गर रेंज वाली हैं, जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हैं, रेड, दैट इज वो क्या करती है, ड्यू टू रेड कलर हमारी जो सन है वो क्या करता है, रेडिश दिखता है। बाकी दिन में आप देखेंगे तो आपको कैसा दिखता है, दैट इज व्हाइट दिखता है। तो दिस इज द रीजन। एक प्यारा सा क्वेश्चन है पीछे, इसको ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर विदा ले लेंगे। द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है,
बेसिकली ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज ड्यू टू, अगर मैं ये बोलूं प्रेस बायोपिया तो भैया ये तो खुद इट सेल्फ एक रोग है, ये भी है, ये भी है, तो भाई बचा क्या, एकोमोडेशन दैट इज 4 डायोप्टर, ये चीजें याद कर लेना। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो उसको प्यारा सा काम कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि हर वो एक चीज आपको यहाँ मिल रही है जो आपकी नीड है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपको जो चाहिए लास्ट टाइम में, जो बूस्टिंग मटेरियल्स चाहिए, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि फैमिली का मेंबर जरूर बन के रहो, और साथ तब तक रहो तब जब तक एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद नहीं रहना है, एग्जाम के बाद भी रहेंगे, बट साथ अगर अभी से पकड़ के चलोगे तो आगे एक साथ निभाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एटलीस्ट तुम्हारी कमियां जो भी चीजें हैं वो हमें पता होंगी, तब उन पे हम वर्क कर पाएंगे टाइम से। तो मेक श्योर कि टाइम से पहले जुड़ जाओ, और जो भी चीजें तुम फील करते हो जरूर उसको कमेंट करो, भैया ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम्स नहीं लग रहे हैं, या फिर जो भी अप्रोच नहीं कर पा रहे हो वो सारी चीजें बताओ, ठीक है। और टेस्ट सीरीज मेक श्योर उसको जरूर परचेज कर लो यार, क्योंकि आप अगर क्लोजर होगे तो जूम कॉल्स जो होंगी आपकी बीच बीच में हम ट्राई करेंगे वो भी लेने का, तो उसमें आपकी जो भी डाउट्स होंगे उनको भी क्लियर कर देंगे, कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या आपका राइट अप्रोच होना चाहिए चीजों को अटेम्प्ट करने के लिए। तो मेक श्योर वहां से जरूर कर ले। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद एवरीवन।